आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। राज्यसभा में, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर जोरदार बहस चल रही है और अब से कुछ देर बाद ही राज्यसभा में इस बिल पर एक तरह से वोटिंग होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस बिल को पेश करने से पहले वोटिंग हुई थी, उससे बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई है कि सरकार इस बिल पर राज्यसभा में भी एक तरह से कामयाब होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले मरकजी वजीर दाखिला अपोजिशन लीडरों के बयानों के जवाब दे रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बिल से किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। खासतौर से उन्होंने कहा कि मुल्क की अकलियतें और मुसलमान सभी महफूज हैं, किसी की शहरियत इस बिल के जरिए नहीं छीनी जा रही है। क्या कुछ मरकजी वजीर दाखिला ने कहा, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। और इस बीच जिस तरह से राज्यसभा में अपोजिशन लीडर सरकार पर हमलावर हुए, उनका क्या कुछ कहना था इस बिल को लेकर, उनका रिएक्शन भी हम आपको सुनवाई देते हैं। 2016 में भी एक बिल लाया गया था, उस बिल में और इस बिल में काफी अंतर है। सरकार के पक्ष का मैंने गृह मंत्री जी को सुना, दूसरे सदन में भी ये कथन है कि सबसे बातचीत हो चुकी है, इसकी जांच परख हो चुकी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना मेरा दल, क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं उसकी स्क्रूटनी होना जरूरी है। आपने कहा यह ऐतिहासिक बिल है, पर इतिहास इसको किस दृष्टि से देखेगा वो वक्त बताएगा। हम इसका विरोध करते हैं। विरोध के कारण राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक नैतिक है। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है। वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू हैं उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको राज्यसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। जी हां, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो तरमीम की जा रही है इस बिल में, उस पर अब एक एक करके वोटिंग होगी। प्लीज बैठ के शांति से। जिनको सदस्य जो हाथ उठाते स्लिप चाहिए उनके पास जाके स्लिप दीजिए। स्टेफ Please. Please. We are all members of Parliament, honorable members of Parliament and House of Elders.
तो राज्यसभा की सीधी तस्वीरें थी जहां पर वोटिंग का अमल एक तरह से शुरू हो गया और सबसे पहले जो वोटिंग हुई है वो इस बात को लेकर हुई है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए या नहीं। सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने को लेकर इसके हक में सिर्फ 92 वोट पड़े, जबकि सरकार के हक में यानी सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को ना भेजा जाए, सरकार के हक में 113 वोट पड़े हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आई है वो यही आई है कि शिवसेना ने इस वोटिंग का बैकआउट किया है, यानी ऐवान से शिवसेना ने एक तरह से वॉकआउट कर दिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे, बहुत अहम इशू है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ के रहमान खान साहब, साबिक मरकजी वजीर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा चंपक कलिता जी तर्जुमान है AIUDF के, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खजिंदर सिंह खुराना जी सदर हैं अफगान हिंदू सिख वेलफेयर सोसाइटी के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा जितेंद्र श्रीमाली जी स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और इनके अलावा संतोष दुबे जी तर्जुमान है शिवसेना के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले के रहमान खान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, अब आखिरी मरहले में एक तरह से जो कार्रवाई है राज्यसभा की वो आखिरी मरहले में है, लेकिन जो शुरुआती तस्वीर है वो यही बता रही, यही इशारे दे रही है कि सरकार को राज्यसभा से इस बिल को पास कराने में कोई परेशानी होने नहीं जा रही है। 19 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Citizenship Act 1955 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of Rajya Sabha consisting of the following members: Hussain Dadwai, Srimati Viprav Thakur, Sri B.K. Hari Prasad, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Tiruchit Siva, Sri Satish Chandra Misra, Dr. K. Keshav Rao, Dr. Ami Agnik, Sri Sanjay Singh, Sri Praful Patel, with instruction to report the last day of the first week of the next session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, noes have it, noes have it. The amendment is negative. Now, I shall now put the amendment moved by Sri Binay Viswam for reference to the Citizenship Amendment Bill 2019 as passed by Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Citizenship Act 1955 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of Rajya Sabha consisting of the following members: Sri K. Soma Prasad, Professor M.V. Raju Gowda, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Sanjay Singh, Sri Sukram Singh Yadav, Sri K.K. Ragesh, Sri T.K. Sedangovan, Sri Binay Viswam, with instruction to report by the last day of the next session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, noes have it, the amendment is negative. In case of the amendment by I shall now put the amendment moved by Sri Yadamaram Karim for reference of the Citizenship Amendment Bill 2019 as passed by the Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha to vote. The question is that this bill be to amend the Citizenship Act 55 as passed by the Lok Sabha be referred to a select committee of Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Abdul Wahab, Sri K.K. Ragesh, Sri T.K. Rangarajan, Sri M. Shamugam, Sri Tiruchit Siva, Sri Binay Viswam, Professor Ram Gopal Yadav, with instruction to report the last day by the last day of the first week of the next session of Rajya Sabha. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is तो राज्यसभा में एक तरह से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। एक बार फिर हम अपने डिबेट पर लौट कर आते हैं। बहुत अहम इशू है। के रहमान खान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो शुरुआती जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि एक तरह से सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं होने जा रही है राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए। देखिए, ये बिल जब पेश किया गया तो कभी ये डाउट नहीं था कि बिल नहीं पास होगी, क्योंकि आदाद और शुमार जो राज्यसभा के और लोकसभा के हैं, अब राज्यसभा में उनके बीजेपी और उनके अलायंस की मेजॉरिटी होगी है तो बिल पास हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये जो राज्यसभा और लोकसभा में डिबेट चले हैं इससे ये पूरी तरह से वाज़ेह हुआ है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और ये बिल टेस्ट ऑफ द लॉ नहीं होगी और
सुप्रीम कोर्ट में इसको रद्द हो जाना पूरी मुमकिनात हैं। तो इसलिए ये सब अननेसेसरी एक्सरसाइज है और इसका मकसद ही अलग है कि जो हुकूमत आज ये बिल लाई है ये सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, वरना इससे किसी कौम को, किसी ये जो बता रहे हैं कि ये रिफ्यूजी, जो हिंदू, ये मुसलमान छोड़ के जो भी शरणार्थी आएंगे उनको हम सिटीजनशिप देंगे, ये एक बहाना है, मगर इनका एजेंडा और अलग है। बिल्कुल, लेकिन के रहमान खान साहब, जिस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि किसी को इस बिल पर शक करने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, अकलियती और माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में महफूज हैं। और खासतौर से उन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर कहा कि मुसलमानों को इस पर एक तरह से कंफ्यूज किया जा रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह यकीन दहानी कराई ऐवान में मरकजी वजीर दाखिला ने। देखिए, आप इस बिल को सिर्फ सीएबी तक महदूद मत कीजिए, इसको एनआरसी से जोड़िए। आज हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी का मतलब क्या है कि आपको नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन बनाया जाएगा, इसमें नाम दर्ज होना चाहिए, उसमें शरायत है, इसमें लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा। आज आप एक जाकर लोगों से कहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव करना पड़ेगा, आप इस मुल्क में फलाने दिन से कितने अनपढ़ हैं, कितने जाहिल हैं, कितने गरीब हैं जिनके पास ये जो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो उनको सब अब नॉन सिटीजन बना देंगे। और नॉन सिटीजन बनाने के बाद जो लोग मुसलमान छोड़ के जो भी है उनको सिटीजनशिप दे देंगे आप, और जो बच जाएंगे वो मुसलमान बचेंगे, वो तो कंसेंट है। ये आप अलग मत देखिए, सीएबी अलग है, एनआरसी अलग है, ये दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ा खतरा है कि यहां जो मुसलमान हैं जी, हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह जाएंगे, जो किसी ना किसी वजह से अपना नाम एनआरसी में दर्ज नहीं कर पाएंगे या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल नहीं सका, गंवा दिए हैं, मिल नहीं सका, और वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना है उनके पास नहीं है, तो उनको ऑल नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जब वो डिक्लेयर हो जाए, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, इनकी शहरियत खत्म हो जाएगी और उनको तो सीएबी के हिसाब से दूसरों को सब सिटीजन बना देंगे। इनको अब हमको जो बाहर से जो शरणार्थी आए, उनको अगर हैं जो वाकई शरणार्थी हैं, उनको सिटीजनशिप देने में हमारा कोई मुसलमानों के लिए कोई एतराज नहीं है। मुसलमानों को एतराज है एनआरसी के बाद जो धांधलियां होंगे एनआरसी में, आपके ऑफिसर्स करेंगे, और आप जो जिस तरह से जो हो रहा है, अगर हो गया तो तब मुसलमानों को खतरा है। बिल्कुल। मैं संतोष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष दुबे जी, शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल का सपोर्ट किया था, राज्यसभा में उसने एक तरह से वॉकआउट कर दिया, बाइकआउट कर दिया। कहीं ना कहीं सरकार का ही सपोर्ट किया है, शिवसेना के इस कदम से सरकार का ही फायदा हुआ है। देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना का शुरू से मानना रहा है कि राष्ट्र हित में जो भी सरकार दिल्ली में हो, और दिल्ली में बैठने वाली हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी और दल की हो, जो भी राष्ट्र हित में कोई काम करना चाहेगी, कोई बिल लाना चाहेगी, कोई कानून बनाना चाहेगी, शिवसेना उसके साथ है। और लोकसभा में हमने अपने कुछ जो है विचार रखे थे, अपने कुछ जो है बातें रखी थी, जिसमें जो है हमने कहा था बिल में चेंजिंग करिए। उन्होंने नहीं किया, हमको अनसुना किया, फिर भी हमने वहां उनको वोट दिया, हमने उनको जो है समर्थन किया वहां पे कि हो सकता है कि कल वो जो है इसमें कुछ सुधार कर ले, लेकिन आज भी उन्होंने कोई सुधार नहीं किया, लिहाजा हमको वॉकआउट करना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज देख रहे हैं भारत की संसद के अंदर किसी की सुनी नहीं जा रही है, किसी का ऐसे तो आपने सरकार का ही सपोर्ट कर दिया, ढंग से कोई काम शिवसेना ने तो सरकार का ही सपोर्ट कर दिया इस तरह से बाइकआउट करके। देखिए हमने वॉकआउट किया, हमने वॉकआउट किया है, और इसके अलावा ये तो सरकार का सपोर्ट ही हो गया ना जा रही है संतोष दुबे जी, ये तो सरकार का सपोर्ट ही हो गया। आप अगर अगेंस्ट में वोट देते तो कुछ फर्क पड़ता। हमने कहा सरकार का ही सपोर्ट नहीं हुआ है।
देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले ही कहा था कि राष्ट्र हित में जो भी कार्य कोई सरकार करेगी उसका समर्थन करेंगे, लेकिन हमने जो मुद्दे रखे थे, जो हमने बात रखी थी, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा कल गृह मंत्री जी ने बिल्कुल हमारी बातों को नजरअंदाज किया। आज हमने जो बात रखी उस पर भी उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, तो लिहाजा हमको मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा, क्योंकि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम उस सदन के मेंबर होते हुए भी, एनडीए के मेंबर होते हुए भी अगर मेरी बात को ध्यान नहीं दिया जाएगा, संतोष दुबे, जो बात मैं कह रहा हूं कि आपने वॉकआउट करके सरकार का ही सपोर्ट कर दिया एक तरह से। अगर आप अपोजिशन के साथ खड़े होते, सरकार के अगेंस्ट होते, आपने वोट किया होता, तब समझ में आता कि आप विरोध कर रहे हैं। या तो वॉकआउट करके आपने सरकार का ही एक तरह से काम बना दिया, काम आसान कर दिया आपने सरकार का। ऐसा नहीं अबू भाई, नहीं, कहीं काम आसान नहीं। अब सरकार वोटिंग कराएगी, अपना क्या निर्णय आता है वो देखेंगे लोग राज्यसभा के अंदर। ठीक है, मैं जितेंद्र श्रीमाली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जितेंद्र जी, बार बार मुसलमानों को लेकर और हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को लेकर होम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट हैं वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ। देखिए अबू भाई, आपको बता दूं कि इस देश में काफी वर्षों से एक सिस्टम काम करता है, एक ग्रुप काम करता है, एक कुछ लोगों का एक इस प्रकार से एक एजेंडा है, जो हिंदुस्तान के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से इस बात का भय पैदा करना कि साहब बीजेपी आ गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पहले जब सरकार बीजेपी की नहीं आती थी तो उससे पहले कहते अगर बीजेपी आ गई तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा और मुसलमानों के साथ भारी अत्याचार हो जाएगा। परंतु अटल जी की सरकार भी आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी आई, और यहां के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखा। और आज भी जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इस देश के मुस्लिम नागरिक जो हैं उनको एक रत्ती भर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इस देश में उतने ही अधिकार संपन्न हैं जितने दूसरे धर्म के लोग हैं। इसलिए इनके लिए जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट की जहां तक अपन बात करते हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी मैंने जैसे बताया कि एक ग्रुप विशेष काम कर रहा है। उन लोगों ने इस प्रकार से एक अफवाह बना करके और इस प्रकार से जो इस बिल के खिलाफ इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि यदि ऐसा हो गया, ये बिल आ गया तो असम की जो कल्चर है वो समाप्त हो जाएगी, बांग्लादेश से लोग आ जाएंगे, बांग्ला लोग ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार के भाषा के आधार के ऊपर उनको इस प्रकार से एक प्रकार से अलगाव वहां पर पैदा किया गया है, जो कुछ ही समय के अंदर जब इस कानून की वास्तविकता लोगों को पता चल रही है तो निश्चित तौर के ऊपर वहां पर सब तरह की शांति हो जाएगी। इसी प्रकार की अफवाह और इसी प्रकार का भय 370 हटने के बाद के अंदर श्रीमाली की बात हो गई आपकी। आपने देखा होगा जो बात जितेंद्र जी आप कह रहे थे कि कुछ एक खास ग्रुप है जो इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन चंपक जी, अगर ये राज्यसभा से बिल आज पास हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जो नाराजगी इसी बात को लेकर है कि 19 लाख लोग जो एनआरसी के तहत आए थे और जिन्हें लग रहा था कि अब एक तरह से डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा, वो लोग एक तरह से फिर लौट आएंगे, उसमें से 14-15 लाख लोग एक बार फिर से वापस आ जाएंगे। आप मुझे सुनिए, सबसे पहले मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर, हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर प्रूफ किया कि असम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर नहीं है, दिल से दूर है। और आप जो बोले 19 लाख, ये 19 लाख का मसला नहीं है, ये 50-60 2 करोड़ का मसला है। आपको मालूम है, कल भी मैं यही आपका स्टूडियो में था, तो कल मैंने आपको कहा कि ये बिल हिंदू मुसलमान का बिल नहीं है, ये बिल तहजीब की बिल है, ये बिल जुबान की बिल है। अभी जो बीजेपी का वो लीडर बोल रहे थे, उनको कुछ नहीं मालूम। आसाम में 1979 से लेके 1985 तक तहरीक हुई, उसके बाद आसाम समझौता हुआ, 855 लोगों ने शहादत दी। 10 दिसंबर कल ये रोजे शहादत थी। और आज आपको मालूम है, आप लोगों ने एक ऐसा बिल लाया, 3 दिन से असम बंद है। आज गुवाहाटी में आप लोग को कर्फ्यू लगाना पड़ा, आसाम में आप लोगों को इंटरनेट बंद करना पड़ा। इसीलिए ये बिल अभी अगर राज्यसभा से पास हो जाए तो इस मुल्क को बचाने का दारोमदार आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे।
अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मुल्क को नहीं बचाएगा, आसामी कौम को नहीं बचाएगा, तो आसामी कौम को यूएनओ को जाने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और अभी जो आप जो मरकजी दाखिला का वजीर दाखिले की बात कह रहा है, पूरे आसाम में नाराजगी है, ये तो झूठ बोलता है। ये कल ये जुमला था। चंपक कलिता जी, जो बात जितेंद्र जी कह रहे थे कि एक कुछ खास ग्रुप है, एक खास कुछ सेक्टर है जो इसकी मुखालफत कर रहा है, क्या पूरा आसाम इसके अगेंस्ट है? दाखिला बोल दिया कि एक जुमला था, तो क्या करेगा आसामी कौम? इसीलिए हम अब भी अपील करते हैं। अभी हम लोग न्यूज में देखा कि कश्मीर से सीआरपीएफ लेके जाएगा आसाम में। हम आज आपका स्टूडियो से सेना का फ्लैग मार्च हुआ है। आसाम की ओर से कहना चाहूंगा उन सीआरपीएफ भाइयों को, उन आर्मी भाइयों को कि आसाम के लोगों के ऊपर जुल्म मत ढाओ। ठीक है, आसाम ठीक है, इस देश का ठीक है। चंपक जी बात हो गई आपकी, चंपक जी बात हो गई। मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। इस बीच मेरे साथ शुएब जामई जी जो कि प्रेसिडेंट है, सदर है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो भी इस वक्त इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। शुएब जामई, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं उससे पहले खजिंदर सिंह खुराना जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपने अफगानिस्तान के हालात को बहुत करीब से देखा है। अब जब हिंदुस्तान में इस तरह का एक कानून बनने जा रहा है, बल्कि एक तरह से अमेंडमेंट हो रहा है, पूरा बिल ही उसके लिए लाया गया और इतना बड़ा कदम यहां की सरकार ने उठाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं खुराना साहब आप लोग? ऐसा है कि ये बहुत मुद्दतों के बाद 1992 में बहुत सारे लोग यहाँ से आए, जहाँ पे डॉक्टर नजीब की गवर्नमेंट कोलैप्स हुई और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीनों का राज चला, उस टाइम जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं था, वहाँ लूटिंग शूटिंग, ये किडनैपिंग, एवरीथिंग वाज देयर। तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके आए। माइग्रेट करके जब आए, उन्होंने यहाँ पे 1992 से लेके अभी तक 2019 तक वो लोग 20-20, 25-25, 30-30 साल से ये वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा दिन आए हमारे को जो सिटीजनशिप मिले। लेकिन पहला कानून जो था सिटीजनशिप एक्ट का 1955 का, उसके में प्रावधान जो था 11 साल या 14 साल का था। लोग वेट करते थे और कईयों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। ठीक है, मैं इस वक्त खुराना साहब आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त दिल्ली से एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आग लगने का वाकया फिर पेश आया है। दिल्ली से आतिशबाजी की खबर आ रही है। दिल्ली के कुरैश नगर में एक इमारत में आग लगी है। मस्जिद के करीब ये इमारत है जहां पर ये आग लगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के अनाज मंडी में आग लगी थी और बहुत भयानक हादसा पेश आया था, जिसमें तकरीबन 50 लोगों की मौत हुई थी। एक बार फिर दिल्ली से आग लगने की खबर आ रही है। दिल्ली के कुरैश नगर में एक इमारत में यह आग लगी है और बताया यही जा रहा है कि जिस इमारत में आग लगी है वो इमारत मस्जिद के करीब है। शुरुआती तौर पर यह खबर आ रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही जो खबर आई थी उसने पूरे मुल्क को एक तरह से हिलाकर रख दिया था। दिल्ली के अनाज मंडी में जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जहां पर तकरीबन 50 लोगों की मौत हुई थी, 40 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे और तकरीबन 100 लोग जख्मी हुए थे। एक बार फिर दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां पर आग लगने की खबर आ रही है। एक इमारत में आग लगी है। दिल्ली के कुरैश नगर से यह खबर आ रही है। जी खुराना साहब, कंटिन्यू आप कीजिए। मेरा सवाल आपसे यही था कि अब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वाकई में अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, वाकई में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हाँ, वहाँ पे जो अभी का सिचुएशन है और 92 के बाद के जो सिचुएशन पैदा हुआ, उसमें बहुत परेशानी बन गया। अब सब लोग तो वहाँ से निकल गए। वहाँ पे उनके जो उन पे ऊपर बहुत जुल्म हुआ। जो माइनॉरिटीज़ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी वो स्पेशली टारगेट हुए और वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वहाँ से तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ पे जंग जारी है। वहाँ पे कोई शांति नहीं, कोई अमन नहीं है। वहाँ इवन के हमारे जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं उनको भी बहुत सारे डिस्ट्रॉय किए गए या कैप्चर, फोर्सबली कैप्चर किए गए। हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट मकानों को कई वॉर लॉर्डों ने ले लिया और वहाँ पे हम मजबूर होकर वहाँ से माइग्रेट किया, हिजरत किया हिंदुस्तान में और दुनिया के कई इलाकों में गए। और आज भी वहाँ पे थोड़े से रहते हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं। इवन मतलब सरकार के कदम अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं शुएब जामई साहब आपके पास आना चाहूंगा। शुएब जामई साहब,
जो अफगानिस्तान से क्योंकि ताल्लुक रहा है खुराना जी का, उन्होंने बताया कि किस तरह से अफगानिस्तान में वहां की माइनॉरिटीज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार जो इस बिल का अपोज किया जा रहा है शुएब जामई जी, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो मरकजी वजीर दाखिला बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि इस पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, यहां के मुसलमान महफूज हैं, यहां के माइनॉरिटीज महफूज हैं। अबू हुरैरा, सबसे पहले तो तमाम पैनलिस्ट को सलाम, आपका शुक्रिया। मैं अबू हुरैरा थोड़ी देर इसलिए हो गई कि मैं दरअसल अभी दिल्ली के आदर्श नगर एरिया गया था जी, और वहीं से सीधा आ रहा हूँ। आदर्श नगर वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी रहते हैं और उनका कैंप है जी। वहाँ पे जब हम गए तो हमने वहाँ के लोगों से मालूम किया और तमाम जो शरणार्थी से उनसे पता ये चला कि अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून के तहत भी जो उनको साफ पीने का पानी और बिजली की सुविधा दी जानी चाहिए थी, वो भी इस सरकार जो हिंदुत्व का अलमबरदार और झंडा उठाए रहती है वो भी नहीं प्रोवाइड करा सकी है, पहली बात। और मैं अभी जस्ट वहीं से आया हूँ। हम ये कह रहे हैं कि अबू हुरैरा, हम उस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि मानवीय संवेदना के बुनियाद पर कोई शरणार्थी चाहे पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, उनके आने का हम विरोध नहीं कर रहे या ना ही उनके नागरिकता का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है, और मैं ये आपको बात बताऊं, ये मीडिया के थ्रू ही और बहुत सारे इस तरह के सिलेक्टिव मीडिया के थ्रू ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान देखिए कितना कठोर दिल का है कि जो सताए हुए हिंदू शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो ये है अबू हुरैरा कि देखिए ये बिल मेरे पास है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में एक क्लॉज है, वो क्लॉज सब सेक्शन सी क्लॉज नंबर 2 के तहत ये आता है। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा हुआ है एबेटमेंट टू द हिंदू, सिख, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन एक्सेप्ट द मुस्लिम। अब ये जो एबेटमेंट है इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। ये एबेटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हम एनआरसी ला रहे हैं। अब एनआरसी जब पूरे देश में लागू हो जाएगा तो एनआरसी में मैं शुएब जामई और मेरा दोस्त सुनील, अगर हम दोनों ने एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और सरकारी गड़बड़ियों की वजह से, जिस तरीके से अभी आसाम में हुआ कि भारतीय होने के बावजूद भी सरकारी गड़बड़ियां हुई, उनका नाम लिस्ट में नहीं था, उसी तरीके से अगर लिस्ट आता है एनआरसी का बन के और मेरा भी नाम उसमें ना आ पाए और सुनील का भी नाम अगर उसमें नहीं आ पाएगा सरकारी गड़बड़ियों की वजह से, तो सुनील को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सुनील को इस बिल के तहत एबेटमेंट मिला हुआ है और उन पे कोई नागरिकता प्रूव करने का भार या बोझ नहीं होगा। लेकिन शुएब जामई और हम जैसे लाखों मुसलमानों को ये नागरिकता साबित करने का बोझ होगा ट्राइब्यूनल के जरिए से, और तमाम वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, तब तक जो है डिटेंशन सेंटर भी जा सकते हैं, हमारी तमाम वोटिंग राइट्स भी छीनी जा सकती है। ये है मुसलमानों का सबसे बड़ा खदशा। ये लोगों को आप आसानी से समझा दीजिए कि इस वजह से हम मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि हिंदू शरणार्थियों को आप नागरिकता नहीं दें, यह बहुत गलत बात है। और मैं खुद अभी आदर्श नगर से आया हूं, वहां के बच्चों से, औरतों से मिल करके मैंने देखी है क्या दयनीय स्थिति है। तो ये बात लोगों को मालूम होना चाहिए। रही बात नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है, वो तो उनके सीएम जो कि बीजेपी की ही सरकार, उन लोगों ने अपना कंसर्न जता दिया है, वो जरूर उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन मुसलमानों को जो कंसर्न है वो हमने साफ तौर पर अबू हुरैरा बता दिया। यही बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए और मुसलमानों को बताइए कि मुसलमान किसी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी का विरोध नहीं कर रहा है, वो तो अपने हुकूक की बात कर रहा है जो इस बिल में हमारे साथ भेदभाव किया गया है, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के भी खिलाफ है। लेकिन शुएब जामई, मरकजी वजीर दाखिला बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी, और खासतौर से उन्होंने ऐवान में मुसलमानों का जिक्र किया, माइनॉरिटीज का उन्होंने जिक्र किया कि किसी से कोई एक तो नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, किसी को इस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खासतौर से मुसलमानों को यकीन दहानी भी करा रहे हैं मरकजी वजीर दाखिला। अबू हुरैरा, देखिए मैं भी पढ़ा लिखा हूं, आप भी पढ़े लिखे हैं और हमारे जितने भी माननीय पैनलिस्ट सब पढ़े लिखे हैं। हम लोग सिर्फ लफाजी बातों में यकीन करेंगे या बिल के अंदर जो क्लॉज लिखे हुए उस पर यकीन करें? अगर बिल के अंदर जो लिखी हुई बात है उस पर यकीन करें
ठीक है ना, इस पर जो बात लिखी हुई उस पर बात होनी चाहिए अबू हुरैरा। यही तो मैं कह रहा हूं, लोग बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल मेरे सामने है ना, इसमें सब सेक्शन सी क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 देखिए ना, आप खुद देखिए, अगर जिनके पास यहां रखा हुआ कि वो ये अबेटमेंट की बात कर रहा है ना, उस अबेटमेंट में जो मुसलमान को जो एक्सक्लूड किया गया, नहीं लिखा गया, वही आगे जाके एनआरसी में मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम होगी। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसी वजह से तो हम विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात एक मैं जोड़ दूं, अभी जैसे आपने ब्रेकिंग न्यूज दिया, फायर जो दिल्ली में हुआ है, मैं अभी आदर्श नगर से आते वक्त मैं उस इलाके में गया था जहां अभी कुछ दिन पहले आग लगी थी, और मैं आपको बता दूं कि वहां 43 लोग नहीं मरे थे, बल्कि 100 से भी ज्यादा लोग मरे थे, जो वहां के मुझे आसपास लोगों ने बताया। और इतनी तंग गलियां हैं, यकीन मानिए कि ऐसे कई मुसलमानों के इलाके हैं दिल्ली में जहां पे ऐसे खतरे होने, इसलिए सरकार को इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करना चाहिए। के रहमान खान साहब, मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, बहुत देर से के रहमान खान साहब वेट कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आपने भी यही बात कही थी कि कैब और एनआरसी इनको अलग अलग ना देखा जाए, बल्कि एनआरसी के बाद जिस तरह से कैब को लाया जा रहा है, शहरियत तरमीमी बिल को लाया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं दोनों का आपस में एक रिश्ता है और आगे चल के परेशानियां होंगी, मतलब तशवीश एक तरह से जाहिर की जा रही है। देखिए, हमारे वजीर दाखिला जो कहते हैं उनके ऊपर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। वो एक अच्छे डिबेटर हैं, अपनी बात को अच्छी तरह से रखना जानते हैं, ये हम उसका एतराफ़ भी करते हैं। सवाल यहाँ आता है कि एनआरसी, आप आसाम के लिए बनी थी एनआरसी जी, अब आपने कहा कि सारे मुल्क में लागू किया जाए। ये पहले आप बताइए मुल्क को, क्योंकि सारे मुल्क में इसकी क्या जरूरत पड़ गई। आसाम में बांग्लादेश के लोग शरणार्थी आए थे, उनको निकालने के लिए वहां एक डिमांड था, वहां पर यकीन दिला गया था एनआरसी बनेगी, करेंगे। मगर अब इनकी जो चार्ज कही है कुछ, अब सारे मुल्क में एनआरसी लाएंगे। तो आज एनआरसी, जैसा कि अभी शोएब साहब ने भी कहा कि एनआरसी में जो भी दूसरे कौम के लोग आएंगे जिनका नाम किसी ना किसी तरह से एनआरसी में दर्ज नहीं होगा, उनको शहरियत मिल जाएगी, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब बच जाएंगे तो मुसलमान। अब एक सीएबी में एक कट ऑफ दे दें, अच्छा क्या हमारे होम मिनिस्टर यकीन दिलाएंगे जो हुआ, अब हम आज तक जो बिल है, आज तक जो भी है, हम एनआरसी नहीं करेंगे। एनआरसी की जरूरत ही क्या महसूस होती है? जब आप एक बिल ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहर से जो शरणार्थी आएंगे उनको सिटीजनशिप दिएंगे। आज आप आइडेंटिफाई क्यों करने जा रहे हैं? जिस तरह के कंडीशंस लागू किए हैं एनआरसी में, तो बहुत से लोग उसमें, बहुत से मुसलमान वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आप कहीं उनसे कहा नहीं गया कि कोई सिटीजन से ये नहीं कहा गया कि आपको हर वक्त ये डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, आपको ये सब डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। ये सब अगर कोई एक गरीब मुसलमान या अनपढ़ मुसलमान, जाहिल मुसलमान वो प्रेजेंट नहीं कर गया, तो उसके लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ है हमारे वज़ीर दाखिला के पास? क्या जवाब है? वो जवाब आज तक उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, जो सवाल देखिए उठ रहा है, क्योंकि कैब और एनआरसी दोनों को मिलाकर डाउट तो हो रहा है, और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, जिस तरह से शुएब जामाई ने कहा या के रहमान खान साहब ने कहा कि दोनों चीजों की फिर जरूरत क्यों पड़ गई? जब आप बिल लेकर आ रहे हैं तो एनआरसी की जरूरत क्या है? आप तो पहले से ही बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पूरी मुहिम चला रहे हैं, बिल लेकर आए, फिर अपने ही मुल्क में आपको घुसपैठियों को पहचानने की जरूरत क्या है? फिर एनआरसी की जरूरत क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा मैंने बताया था कि कुछ ग्रुप है जो नहीं चाहता, और मैं बता दूं आपको, वास्तव में मुसलमानों के असली दुश्मन तो इस प्रकार का भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज तक मुसलमानों को इस मुख्य धारा से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, जो कि सबसे बड़ी, इस देश की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूल थी, जिसका खामियाजा आज तक हिंदुस्तान की जनता उठा रही है। नंबर 1।
नंबर 2 मैं बात कह दूं कि जैसा कि अभी डिबेट के अंदर ही बताया था, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब बहस हुई थी, तब गृह मंत्री जी ने भी बताया इस बात को कि लियाकत साहब के बीच के अंदर, नेहरू जी के बीच के अंदर जो बंटवारे का समझौता हुआ था, और उस समझौते के अंदर यह लिखा गया बाकायदा कि जिस जिस देश के अंदर जो जो अल्पसंख्यक है उनको वहां पर उनको तवज्जो दी जाएगी, उनको वहां की सभी तरह के जो मूलभूत जो अधिकार हैं वो सब उनको मुहैया कराए जाएंगे। परंतु उसके बावजूद हिंदुस्तान के अलावा किसी भी तीनों देशों में से किसी भी देश ने उस समझौते की कतई पालना नहीं की। मैं परिणाम ये हुआ, मैं चंपक कलिता जी इस पर आपका रिएक्शन लूंगा। मुझे बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे इसी इशू पर। राज्यसभा पर भी हमारी नजर लगातार लगी हुई है कि आखिर क्या कुछ प्रोसेस है, क्योंकि वोटिंग का अमल वहां पर शुरू हो चुका है। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फौरन हम लौट कर आते हैं। तो शहरियत तरमीमी बिल पर राज्यसभा में वोटिंग का प्रोसेस और अमल जो है वो एक तरह से शुरू हो चुका है, और यह बात भी एक तरह से वाज़ेह हो चुकी है कि सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरामीम है, उस पर लगातार राज्यसभा में वोटिंग हो रही है, और इसी पर लगातार प्राइम डिबेट में हम एक तरह से चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चंपक कलिता जी आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी के जितेंद्र शर्मिली जी ने कहा था कि धर्म की बुनियाद पर अगर बंटवारा मुल्क का नहीं हुआ होता तो आज शायद सरकार को एक कदम नहीं उठाना पड़ता, और यही बात उस दिन लोकसभा में और राज्यसभा में मुल्क के होम मिनिस्टर ने भी कही। चंपक कलिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। चंपक कलिता जी, सवाल ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी के लीडर ने उठाया था कि आज जो ये कदम सरकार को उठाना पड़ा उसकी वजह यह है कि मुल्क को धर्म की बुनियाद पर पहले ही बांटा जा चुका है। जी ये मुझे क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है? जी आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मुझे आ रही है। आप मुझे 1 मिनट समय दीजिए, मैं चीजों को रखूं विस्तार से, जी मजीद से रखूं। देखिए, अभी जो बीजेपी वाले होम मिनिस्टर कह रहा है कि धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, तो धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, लेकिन जो गंगा जमुना तहजीब, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान के तहजीब ने हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क बना के रखा। और ये जो 1924 में सावरकर और उसके बाद जिन्ना का जो 2 नेशन थ्योरी है वो उन कंट्रियों में अप्लाइड हो गया, यहाँ नहीं हुआ, और उसी को अप्लाई करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इन लोग का यही मकसद है। अभी आप देखिए, जो अमित शाह जी बार बार बोल रहे हैं कि एनआरसी होगी, तो एनआरसी में अभी आप दूसरे मुल्क के लोग को ला रहे हो, तो एनआरसी में आप किसको छटाई करोगे? आप मुसलमानों को छटाई करोगे। इसीलिए इन लोग का कि एक माहौल बना देना कि उधर अकलियतों का जो अकलियतों पे जो जुल्म हुआ है, तो उधर का अकलियत इधर आ जाए, और यहाँ का जो अकलियत है, जो मुसलमान है, जो जुनेद है, अखलाक है, जो गुजरात में 2002 है, ऐसा माहौल हम लोग पैदा कर देंगे, यहाँ का लोग वहां हो जाए तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो यही उन लोग का साजिश है। और मैं इसीलिए मेरा पहले टेक में ही बोला हूं, अगर ये बिल पास हो जाता है तो आसाम के लिए, हिंदुस्तान के लिए काला दिन होगा, और ये जो सावरकर और ये गोलवलकर का जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को ये लोग यहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का ऊपर में आशा है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के लिए न्याय नहीं दे पाया तो ये चीज अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, जिससे ऑलरेडी अमेरिका में भारत का किरकिरी हो गई, अभी फिर अंतर्राष्ट्रीय जगह पे, अंतर्राष्ट्रीय माहौल में इंडिया का किरकिरी होगी। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार भारत की जो एकता है, भारत की जो संघीय ढांचा है, उसको मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा। और जहां तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, आसाम और नॉर्थ ईस्ट अपना तहजीब को सुरक्षा देने के लिए 855 लोगों ने शहादत दी है, और 8000 लोग रेडी है शहादत देने के लिए। अभी अमित शाह जी को कितना खून चाहिए वो बता दे कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट से हम लोग को इतना खून चाहिए, हम उतना खून देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा तहजीब, हम लोग का जुबान, हम लोग का कल्चर बर्बाद नहीं होने देंगे। लगातार यही कह रहा है कि सरकार ने कदम उठाने में बहुत जल्दबाजी कर दी। सरकार बहुत जल्दबाजी में सरकार ने कदम उठाया है, और इससे पहले भी देखा गया कि सरकार ने जल्दबाजी में कई कदम उठाए और बहुत परेशानियों का सामना मुल्क के लोगों को करना पड़ा है।
नहीं, ये सरकार की मजबूरी थी ना। देखिए, जिस बुनियाद पर एनआरसी किया गया था आसाम में, इनको ये उम्मीद थी कि जैसा ये अनुमान लगा रहे थे कि ज़्यादातर हिंदू उसमें घुसपैठिए साबित होंगे, एनआरसी में लिस्ट में शामिल नहीं होगा। लेकिन बात तो उल्टी पड़ गई। सीधा 13.5 लाख जो है हिंदू जो है एनआरसी में शामिल नहीं हो पाए और 6 ही लाख मुसलमान थे। अब इनका जो वोटर बेस है वो यही लोग हैं जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ है। इसकी वजह से वहाँ पे वोटर बेस खिसकने का जो डर है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो बीजेपी का जो सुपड़ा साफ होने की जो इनका जो डर है, इसकी वजह से ही स्टेट बीजेपी ऑफ आसाम ने इस एनआरसी को रिजेक्ट किया और आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप हजाला को, जो एनआरसी के कोऑर्डिनेटर थे, उनको ट्रांसफर कराया। अब उस बात को लीपापोती करने के लिए कि वो 13.5 लाख लोगों को नागरिकता मिल जाए, एनआरसी में वो शामिल हो जाएं, इसकी वजह से ये बिल लाया जा रहा है आनन फानन में। पहली बात तो ये है ताकि जो है वो वोटर बेस ना खिसके। दूसरा सवाल ये उठता है, ये बात बुनियादी है कि इनकी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना। ये जो बार बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, भाई धर्म के आधार पर पाकिस्तान जरूर बना होगा, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी धर्म के आधार पर नहीं रहा। वो हमेशा से सेकुलर मुल्क रहा। और एक बात सही कही गई है, वो उसको मैं बार बार हाईलाइट करता हूं कि चूंकि जिन्ना ने जो है 2 नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान की मांग की थी और सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। जिन्ना की मुराद तो पूरी हो गई, सावरकर की मुराद पूरी नहीं हुई हिंदू राष्ट्र की। उन्हीं मुराद को पूरा करने के लिए इनके जो चमचे हैं, जो इनके जो भक्त हैं मानने वाले, वो लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ये पहला कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। तीसरी बात नेहरू लियाकत पैक्ट की होती है। मुझे ये बताइए कि नेहरू लियाकत पैक्ट में कहाँ कहा गया है कि आप अपने अपने माइनॉरिटीज को जो है वो दूसरे देश में दल बदल कर दिया जाएगा। चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआरसी हुआ है आसाम में। अब सुप्रीम कोर्ट कहां यह ऑर्डर देती है कि पूरे देश में आप एनआरसी लेकर के आइए। बार बार जो ये कहते हैं हम एनआरसी लेके आएंगे, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल ही नहीं है। कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पूरे देश में एनआरसी लेकर के आए? तो ये एक पूरा वर्गला के एक देश में मुसलमानों के खिलाफ एक राज्यसभा की तस्वीरें, राज्यसभा की इस वक्त तस्वीरें आ रही जहां पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। तो इस वक्त राज्यसभा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग का अमल इस वक्त चल रहा है। बहुत अहम बिल है और पूरे दिन हमने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के अंदर एक घमसान जैसा माहौल था। कई बार एक तरह से वजीर दाखिला अमित शाह और अपोजिशन में नोकझोंक भी देखने को मिली। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल मंजूर हो गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा के बाद राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल एक तरह से मंजूर हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। शहरियत तरमीमी बिल राज्यसभा से भी मंजूर हो गया है। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी मिली है। लोकसभा में बड़ी मंजूरी, बड़ी तादाद एक तरह से सरकार के पास वहां पर तादाद ज्यादा थी और सरकार को कामयाबी मिली थी। राज्यसभा में सोचा जा रहा था कि शायद अपोजिशन इस बिल को रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर आई है वो यही है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। जी हां, शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में मंजूर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इसके हक में 117 वोट पड़े हैं जबकि मुखालिफत में 92 वोट पड़े हैं। कुल 209 वोट पड़े जिसमें से 117 वोट हक में पड़े और 92 वोट मुखालिफत में। तो शहरियत तरमीमी बिल का कानून बनने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। मोदी हुकूमत को राज्यसभा में बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मोदी सरकार को राज्यसभा में बड़ी कामयाबी मिली है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी मिल गई है, यानी
इस बिल पर अब कानून बनने का रास्ता एक तरह से हमवार हो गया है मोदी सरकार के लिए। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी एक बड़ी खबर आई है और यह बड़ी कामयाबी है। मैं के रहमान खान साहब आपके पास ही आना चाहूंगा कि जो बात हम कर रहे थे, जो इशारे मिल रहे थे कि राज्यसभा में भी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। के रहमान खान साहब, के रहमान खान साहब, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं जी कि ये बिल राज्यसभा मैं पहले ही ये डिबेट के शुरू में ही कहा कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि बिल राज्यसभा में पास नहीं होगी। तो ये बिल जैसा कि तौक़्क़ो थी ये पास हो गई क्योंकि उनके पास आंकड़े थे। मगर सवाल आज जो बिल पास हो गई, अब हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है और मुल्क में ये हमारे वज़ीर दाखिला ने बड़े जोर से कहा कि ये मुसलमान फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो जैसा कि हम कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और चाबने के अलग होते हैं, इसी तरह से इनका एजेंडा में ये कामयाबी हासिल किए हैं मगर मुल्क के मफाद में ये सही नहीं है। अब जैसा कि अमित शाह जी ने कोट किया 1950 की और बाद जो नेहरू लियाकत अली पैक्ट है उसमें यह वाजे किया गया है कि ये नहीं कहा गया है कि यहाँ से जाके वहाँ के शहरियत दे देंगे, वहाँ उसमें ठीक है। सर अब कांग्रेस के अपोजिशन का क्या कुछ कदम होगा इसके खिलाफ? के रहमान खान साहब, ये अबू हुरैरा ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन है। नहीं जी के रहमान खान साहब, देखिए अब ये हमारी जमहूरियत है। जमहूरियत में एक बिल पास हो जाने से वो फाइनल नहीं होगा, तो हमारा आईनी हक है और कांग्रेस इसके सारे मुल्क में एजिटेशन करेगी। ये मुल्क के मफाद में नहीं है, अक़लियतों के मफाद में नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए हमारा एहतजाज करना हमारा हक है और सारे मुल्क में कांग्रेस इसका ठीक है। संतोष दुबे जी, क्या शिवसेना भी क्या इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी? आज सरकार का तो एक तरह से साथ दे दिया शिवसेना ने बाइकआउट करके। संतोष दुबे, देखिए अबू भाई, हमने शुरू में ही कहा था कि राष्ट्र हित में जो भी कानून लाया जाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। हमने कुछ अमेंडमेंट रखे थे, उसको सरकार ने नहीं माना, लेकिन बिल पास होने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। जो बिल उन्होंने पास किया इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उसी के साथ जो समस्याएं थी, जो चीजें हमने रखी, जो बातें हमने कही थी, हम आज भी उस पर अडिग हैं और उसके लिए हम सरकार पे हमेशा एग्रेसिव रहेंगे और सरकार से हमेशा चंपक कलिता जी, मैं शुएब जामाई आ रहा हूं, उससे पहले चंपक कलिता जी, क्या आपको क्या लगता है कि एक तरह से बिल तो ये पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, कानून बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है? मैं के पहले कह चुका हूं, हिंदुस्तान के लिए, आसाम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आज एक काला दिन है और ये मरकजी हुकूमत ने एक लंबी वक्त के लिए आसाम को एक अंधेरा में धकेला है। और आसाम में हमने पहले भी बोला कि आसाम में आपका रिएक्शन थी, कानून बनने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया, बड़ी कामयाबी मोदी सरकार के लिए थी और आसाम में और शहादत के लिए लोग तैयार है। लेकिन ये आजाद हिंदुस्तान हम लोग आलमी फोरम में जाके आजाद हिंदुस्तान के सबसे काले दिनों में गिना जाएगा। शंकर आजाद का और इतिहास इस बात को याद रखिएगा कि किस तरीके से लोगों ने धोखा दिया। ये भी देखना पड़ेगा कि जी शुएब जामाई कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट अबू हुरैरा, ये भी देखना पड़ेगा कि राज्यसभा में तो जो इस बिल के विरोध में थे उनकी संख्या 110 से ज्यादा थी। अब किन किन पार्टियों ने धोखा दिया है जिसकी वजह से ये 92 हम लोग पहुंच गए, इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये इतिहास के, हिंदुस्तान की आजादी इतिहास के बाद सबसे काला दिन है। और मुझे लगता है ऐसी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जिन्होंने आज मुसलमानों का साथ धोखा किया, उनको ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं खुराना साहब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने एक तरह से अपना दर्द बयान किया था अपनी कम्युनिटी का और खासतौर से जो माइनॉरिटीज अफगानिस्तान में रहते थे। आज क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन नहीं है कि कानून बनने का रास्ता हमार हो गया है? अब जो माइनॉरिटीज अफगानिस्तान में परेशान होंगे या जिन्हें परेशानियों का सामना होगा वो आसानी से अब हिंदुस्तान आएंगे। आसामी कौम खत्म हो जाए, सारे आसामी कौम खत्म हो जाए, हम लोग मर जाए
तो ये खुशी मनाए। माइग्रेट करके लोग आए थे, हमें इससे कोई जो हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत है उससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है। हमारा जो पर्पस था और हमारी जो मांग थी कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश से, स्पेशली अफगानिस्तान से जो वहां से जो आए लोग 30-40 साल से यहाँ बैठे थे और उनको कोई सिटीजनशिप मिल नहीं थी, उनको कोई अधिकार ही नहीं था, उनके पास आधार कार्ड नहीं था, पैन कार्ड नहीं था, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और एक और बात, वो अफगानिस्तान से जो निकले बहुत सारे लोग वो दुनिया के कई इलाकों में गए, उन सबको सिटीजनशिप 5-5 साल में मिल गई। और दूसरी बात यह है, ये सारियां फैमिलियां डिवाइड हो गई और उस डिवीजन में जो यहाँ रह गए उनके पास कोई लीगल पासपोर्ट नहीं था, कोई लीगल ट्रैवल बिल्कुल। अब यानी कि एक आसानी हो जाएगी, एक राहत की खबर है ये उन माइनॉरिटीज के लिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में एक तरह से परेशान किए आते हैं या परेशानियों का सामना करते हैं। मैं के रहमान खान साहब एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, ये सरकार का जो कदम है या जो तारीखी जो एक बिल है सरकार के लिए, मुल्क की सियासत पर इसका असर क्या कुछ पड़ेगा, किस तरह से मुल्क का मुस्तकबिल आप देखते हैं के रहमान खान साहब? देखिए, इसका मुल्क की सियासत पे आइंदा बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मुल्क में एक किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है जो 1947 में माहौल था, इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। यह मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई भाइयों में, कौम में जात पात पर ये मुल्क को अलग कर रहे हैं, लोगों को अलग कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। और जो हमारे होम मिनिस्टर ने जो यकीन दिलाया है वो एक डिसीटफुल तरीके से यकीन दिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसे भी देखना बहुत अहम होगा कि रहमान खान साहब की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो यहाँ की माइनॉरिटीज और खासतौर से मुसलमानों को यकीन दहानी कराई और बार बार यकीन दहानी कराई कि इस बिल से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यह देखना बहुत अहम होगा कि अब इस बिल के पास होने के बाद सरकार का क्या कुछ कदम होता है। और अपने नाजरीन को एक बार फिर हम बता दें कि इस बिल के हक में 125 वोट पड़े हैं और इस बिल की मुखालफत में 105 वोट पड़े हैं और यह सरकार के राज्यसभा में बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया के रहमान खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुएब जामई साहब, चंपक कलीता जी, खजिंदर सिंह खुराना साहब, जितेंद्र शिरमाली जी और संतोष दुबे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।